बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें बेसिकली हमने करना क्या है, जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं आपके जो 11 चैप्टर्स हैं, तो उन 11 चैप्टर्स में जो की एरियाज़ हैं हम उनको आज डिस्कस करेंगे कि यहाँ से आपके पेपर में चांसेस हैं क्वेश्चंस के ज़्यादा आने के। तो आपने फिर कोशिश करना है कि उन एरियाज़ को लाजमी एक दफ़ा देख लेना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने कंटेंट लिस्ट डिस्प्ले की हुई, आप लोगों को शो हो रही है आपकी स्क्रीन पे? यस सर। नहीं सर, नहीं शो हो रही है। मैं जिसको नहीं हो रही तो वो रीजॉइन कर लें। किसी को शो हो रही है? चल, जिनको नहीं हो रही वो रीजॉइन कर लें, लीव करके ना रीजॉइन कर लें। अच्छा, ये मैं सिर्फ टॉपिक्स के नाम ले रहा हूँ क्योंकि हम साफ ज़ाहिर है आधा घंटा 40 मिनट या 1 घंटे के अंदर सारे कोर्स को डिस्कस तो नहीं कर सकते, बट उसमें सिर्फ मैं आपको इम्पोर्टेंट जो हमारे हैं ना टॉपिक्स, तो सिर्फ मैं वो बताऊँगा कि ये जो है एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको बिल्कुल स्किप ना करें। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये पढ़ लें तो इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपका। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ ऑल एजुकेशनिस्ट विद देयर मेजर वर्क्स। ये लिस्ट आप लोगों को अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है, लेकिन आज इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस और लिस्ट ऑफ वर्ड्स विद ओरिजिन एंड मीनिंग, ये जैसे साइकोलॉजी है, करिकुलम है, एजुकेशन है, पेडागोजी है, एंड्रोगोजी है, इस तरह के वर्ड्स की लिस्ट होगी। इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन होंगे जैसे CAI है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, जैसे प्रोग्राम लर्निंग है, इस तरह मुख्तलिफ एब्रीवेशन होंगे इम्पोर्टेंट जो है, वो लिस्ट भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। बट ये आप लोगों ने इसको इंतहाई एहतियात के साथ यूज़ करना है, ये सिर्फ आपके अपने इस्तेमाल के लिए। अगर आप इसको कहीं और शेयर कर रहे होंगे या किसी अपने इवन फैमिली मेम्बर से भी आप शेयर कर रहे होंगे तो आप जो मेरी तरफ से जो एतमाद था आपके ऊपर उसको आप तोड़ रहे होंगे, और जो अमानत थी आपके पास एक चीज़ उसमें आप ख़यानत करेंगे। ये सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए, ये चीज़ें मैं किसी को देता नहीं हूँ, क्योंकि अब बुक मेरी पब्लिश होनी है इसी के ऊपर। अगर ये पहले चीज़ें वायरल हो जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि मेरी बुक की मार्केटिंग नहीं होगी। तो इसलिए मैं ये इस एतमाद के साथ आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि ये आप लोग जो है चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, ये जो मैंने लिस्ट वगैरह देनी है आपको, ठीक है। अगर पंजाब के स्टूडेंट होते, बिलीव मी, मैं ना देता। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, पंजाब के अगर किसी के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होता तो मैं उनको ना देता, क्योंकि मुझे उन पर एतमाद नहीं है, सीधी सी बात है। तो क्योंकि मैं उनसे पहले कई दफ़ा धोखा खा चुका हूँ, मैं चीज़ें देता हूँ वो आगे शेयर हो जाती हैं। अच्छा, हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। ये तो आपको मिल जाएंगी, इनको एक दफ़ा आपने देख लेना है। आपका 80 मार्क्स का एजुकेशन का पोर्शन है ना पेपर में, प्लीज़ 80 नंबर का है ना? जी सर। हाँ, अब 80 में से जो है ना, 80 में से 5 से 7 नंबर ये इन 10 पेजेस में से आने आपके, 5 मिनिमम, मैक्सिमम 7, ठीक है। तो इन 14 पेजेस में से सवाल आएंगे आपके इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये तो आपको मिल जाएगी, ये तो बात ही ख़त्म। हम आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। एजुकेशन की डेरिवेशन आप देखेंगे, ठीक है, और ये एजुकेयर, एजुकेटम से डिराइव किया गया है, ग्रीक है, ठीक है। इसके साथ साथ लैटिन है, ग्रीक है, क्या है, इसके साथ साथ आप उनके मीनिंग्स भी देखेंगे एजुकेशन के, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ये टर्म है एजुकेटम और एजुकोलॉजी, ये क्या होती है ये आप देखेंगे। उसके बाद जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं नाम लूँगा सिर्फ आपने उनको देखना है। ये आपको कंटेंट लिस्ट अगर आप कहेंगे तो मैं भेज दूँगा। इंक्लूसिव एजुकेशन, ब्लेंडेड एजुकेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनमें से सवाल आ सकता है। उसके बाद एक कंपोनेंट्स एंड फाउंडेशन, ये 4 होती है। इंक्लूसिव का आपको पता है कि जनरल और फिज़िकल एजुकेशन जब एक साथ होती हैं तो इंक्लूसिव होती है, ब्लेंडेड होती है। और इंक्लूसिव क्या है, सारे बच्चों को शामिल कर देना। तो ये हमारा जो SDG 4 है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, SDG और MDG से मुताल्लिक एक सवाल आएगा आपका पेपर में। SDG स्टैंड फॉर, SDG जो है वो कौन सा चल रहा है, उसका जो कह रहे हैं टाइटल क्या है, तो इक्विटेबल इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन, ये उसमें इंक्लूसिव जो है एजुकेशन, ये SDG 4 का कंपोनेंट है। ब्लेंडेड एजुकेशन इंपॉर्टेंट है,
उसके बाद है फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये 3 मोड्स ऑफ एजुकेशन है। इनमें से एक सवाल आएगा लाजमी आपके पेपर में, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन में सवाल आ सकता है। माइक अपने ऑफ कर दें प्लीज़। ये इन्फ्यूजन क्या होता है सर? जी इन्फ्यूजन सर, इन्फ्यूजन एजुकेशन, छोड़ दें, बस जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ इन्फ्यूजन उसको, एजुकेशन सर। मेरी जान जो मैं बता रहा हूँ ना आप सिर्फ उसको ठीक है सुनें। सर। ठीक है, बाकी इन्फ्यूजन को छोड़ दें आप, जो मैं बता रहा हूँ ना ठीक है ये सर। करें आप, इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से पेपर आपका बनेगा इंशाल्लाह। ठीक। इन्फ्यूजन को छोड़ दें आप, मैंने ये वोकेशनल जनरल को भी स्किप कर दिया है। ठीक है, जो चीज़ें मैं स्किप करा रहा हूँ, मैं सिर्फ इस वक्त वो चीज़ें ठीक बता है रहा हूँ सर। जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये सारा कोर्स आपका इंपॉर्टेंट, बट उसमें से मैं चुन रहा हूँ ना चीज़ें, सेलेक्टिव में बता रहा हूँ सिर्फ। अच्छा, एम्पिरिकल और सर, दूसरा ठीक है। आगे है एम्पिरिकल और रैशनल नॉलेज, ये जो है ना 2 नॉलेज की जो कैटेगरीज हैं। इसी तरह प्रियोरी और पोस्टीरियोरी नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है, ये बेशक आप पेन पेंसिल से ना लिखते जाएं। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ टीचिंग, टीचिंग के 3 कंपोनेंट जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। पैडागोजी, एंड्रागोजी, ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह पीरागोजी भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पैडागोजी, एंड्रागोजी और पीरागोजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, एक सवाल आ सकता है कि जी मैक्सिम्स कहते हैं कि चीज़ों को, मैं तुम्हारे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर इनको वन बाई वन थोड़ा बहुत डिस्कस भी करता जाता, तो चीज़ों को आसान और कम्प्रीहेंड वे में प्रेजेंट करना। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की डेफिनेशन आ सकती है। लॉज ऑफ लर्निंग में से एक सवाल लाजमी आएगा, लर्निंग की डेफिनेशन और लॉज ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह जैसे हमने ऊपर बात की, इंक्लूसिव लर्निंग होती है, ब्लेंडेड लर्निंग होती है, फ्लिप्ड लर्निंग है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है ना लर्निंग की, ब्लेंडेड, फ्लिप्ड, ठीक है, और कंटेम्प्रेरी लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन की टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनमें से सवाल आ सकता है। ठीक है जी। उसके बाद जी ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र और एडवांस ऑर्गेनाइज़र, ये मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, उनके अंदर हैं ये, तो ये टीचिंग एंड लर्निंग वाले चैप्टर में। तो ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र और एडवांस ऑर्गेनाइज़र यहाँ से सवाल आ सकता है। इसी तरह टीचिंग अप्रोच, टीचिंग मेथड और टीचिंग स्ट्रेटजी, ये 3 चीज़ें हैं, इनमें से डेफिनेशन जो है वो आ सकती है आपकी, इनमें डेफिनेशन जो है वो आ सकती है आपकी। इसी तरह जो 5 हमारे बेसिक टीचिंग स्टाइल होते हैं, वो आपसे पूछेगा कि जो टीचर फॉर्मल अथॉरिटी है, टीचर डेमोन्स्ट्रेटर है, टीचर एज अ कोलेबोरेटर है, तो ये किस किस मेथड के अंदर आता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लेक्चर मेथड से आपका एक सवाल आएगा, सिंपोजियम मेथड से एक सवाल आएगा आपका। ठीक है, लेक्चर मेथड एक्टिव होता है, पैसिव होता है, वगैरह वगैरह। सिंपोजियम से एक सवाल आएगा। डिस्कवरी लर्निंग से एक सवाल आ सकता है आपका। ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक सवाल आ सकता है। उसके बाद है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, एक सवाल यहाँ से आएगा आपका। इंडक्शन डिडक्शन की तारीफ, एग्जाम्पल, कोई स्टेटमेंट होगी, ये आपने देखनी होगी। ठीक है जी। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंट जो है जी, प्रोग्राम लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन और माइक्रो टीचिंग, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, मूक्स और मूडल जो है, इनके एब्रीवेशन भी नोट्स के अंदर मौजूद हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक्सपेरेंशियल लर्निंग की डेफिनेशन आ सकती है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है जी लेसन प्लानिंग की डेफिनेशन आ जाएगी। हर्बर्ट के जो लेसन प्लानिंग के स्टेप्स हैं ना, वो इम्पोर्टेंट हैं, उनमें से कोई वो टच कर सकता है। ठीक है, टीम टीचिंग और को टीचिंग, ये जो है इम्पोर्टेंट है। टीम टीचिंग में या को टीचिंग में 2 टीचर पढ़ाते हैं। इसी तरह हम कहते हैं MGT, मल्टी ग्रेड टीचिंग, तो ये इन दोनों में से कोई एक डेफिनेशन अक्सर आती होती है पेपर के अंदर। उसके बाद इम्पोर्टेंट एक टॉपिक हमारा जो है वो है लर्निंग थीरीज़, बिहेवियरिज्म है, कॉग्निटिविज्म है, कंस्ट्रक्शनिज्म है, और इसके साथ साथ जो है कनेक्टिविज्म है, ह्यूमनिज्म है। ये लर्निंग थीरीज़ में से 1 नंबर का सवाल आपका आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक ये चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद है असेसमेंट इन एजुकेशन। आप जो असेसमेंट का चैप्टर है ना जी, असेसमेंट के चैप्टर में जो ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं वो टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन की डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक है, ज़्यादातर जो आज तक पेपर में सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव, सबमेटिव, डायग्नोस्टिक असेसमेंट की डेफिनेशन या एग्जाम्पल पूछी जाएगी। ठीक है, पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है आपसे
स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट का डिफरेंस, यानी कोई स्टेटमेंट होगी मिसाल के तौर पर, जैसे कि जो टीचर मेड टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, कौन सा टेस्ट लेस रिलायबल होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये आ सकता है। उसके बाद है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्यों बनाया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव, नेशनल लेवल, सब्जेक्ट लेवल और क्लासरूम लेवल के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव या SLOs, तो इनसे आपका सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कौन से हो सकते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है। एक्शनेबल जो बच्चे की लर्निंग होती है उसको बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इससे रिलेटेड टर्म यूज होती है स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आपका या 2 सवाल, ये मिनिमम एक है, 2-3 हो सकते हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी से आएगा। आपने इनके लेवल याद रखने हैं, सीक्वेंस में याद कर लें लेवल्स, ठीक है, ब्लूम टेक्सोनॉमी के। अच्छा, इसी तरह उन लेवल्स की डेफिनेशन, ज़्यादातर क्वेश्चन ना आज तक जितने भी पेपर मैंने देखे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन कॉग्निटिव डोमेन से होते हैं, पहला जो डोमेन है ना उससे होते हैं। इन तीनों की क्लासिफिकेशन कब और किसने की थी? ब्लूम टेक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डोमेन रिवाइज किसने किया था, और रिवाइज डोमेन के अंदर अब पहला और आखिरी कंपोनेंट क्या है? तो रिवाइज के अंदर क्रिएट और सिंथेसाइज है, ठीक है, जबकि जो पहला ब्लूम ने खुद दिया था उसमें जो है वो नॉलेज सबसे पहला है, और उसमें जो रिवाइज है उसके अंदर रिमेंबर जो है वो पहला है, लोएस्ट है, और क्रिएट या सिंथेसाइज जो है वो हाईएस्ट है, ठीक है। जबकि जो ब्लूम ने दिया था उसमें नॉलेज सबसे पहले वाला था और इवेल्युएशन एंड पे था। तो ये रिवाइज भी आप याद करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद सोलो के लेवल्स, 5 लेवल्स हैं सोलो के, उनकी डेफिनीशन ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद 3 हमारी टर्म्स होती हैं, आइटम एनालिसिस यानी फैसिलिटी इंडेक्स, डिस्क्रिमिनेशन पावर और इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर। तो इनकी रेंज आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, कि फैसिलिटी इंडेक्स में हम क्या करते हैं, सवाल के आसान या मुश्किल होने को देखते हैं। अब इसकी रेंज होती है, कोई बता सकता है इसकी रेंज क्या होती है फैसिलिटी इंडेक्स की? 30 to 70 सर। यस, 30 to 70। 30% से 70% इसकी एक्सेप्टेबल रेंज होती है, 50 इसकी बेस्ट रेंज है। अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि जी 45 है, 50 है और 45 है, 48 है और 53 है और 60 है, ये 4 ऑप्शन वो देता है आपको, और आपसे कहता है फ़र्ज़ करें कि इनमें से बेस्ट जो है ना वो आइटम कौन सा होगा, तो क्या जवाब देंगे? मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। वो आपको 4 ऑप्शन दे रहा है, 45, 48, 53 एंड 60। तो इनमें से बेस्ट आप क्या समझते हैं कौन सा होगा? 48 होगा जी, 48 होगा सर। 48 इसलिए होगा, यस एग्जैक्टली यू आर राइट, क्योंकि वो 50 के बिल्कुल नियरेस्ट है, सबसे नियरेस्ट। तो इस तरह से। अच्छा, दूसरा डिस्क्रिमिनेशन पावर, इसकी जो वैल्यू है 0.3 से 1 तक रेंज करती है, ठीक है, तो ये इनकी वैल्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, उसके बाद जो है न्यास स्टैंड्स फॉर, न्यास हमारी नेशनल एजुकेशन असेसमेंट एजेंसी है, ठीक है। मीन किसको कहते हैं? एवरेज वैल्यू को। मीडियन, मोड, क्वार्टाइल की डेफिनेशन आ सकती है। एप्टीट्यूड टेस्ट की डेफिनेशन पेपर के अंदर लाजमी आएगी, आई रिपीट, एप्टीट्यूड टेस्ट की डेफिनेशन पेपर के अंदर लाजमी आएगी, ठीक है। स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट का डिफरेंस आप देख लेंगे, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आपको पहले बता चुका हूँ। आईक्यू का फार्मूला, आईक्यू स्टैंड्स फॉर, ईक्यू स्टैंड्स फॉर वेस, जो बिनेट का टेस्ट है उसने जो बनाया था, कब बनाया था? 1905 के अंदर। वेस्लर ने स्केल 3 बनाए हुए, नोट्स आपको मैंने भेजे हुए, वहाँ से आप देखेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। अथेंटिक असेसमेंट की डेफिनेशन आ सकती है, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट को हम अथेंटिक असेसमेंट कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, एक वैलिडिटी से और एक रिलायबिलिटी से आएगा, यानी इनकी टाइप्स, इनकी डेफिनेशन या एग्जांपल आ सकती हैं। वैलिडिटी जो है ना एक्यूरेसी को कहते हैं, करेक्टनेस ऑफ अ टेस्ट को बोलते हैं, और रिलायबिलिटी जो है वो किसको बोलते हैं? कंसिस्टेंसी को बोलते हैं, रिपीटेडनेस उसको हम बोलते हैं। तो ये तो डेफिनेशन या फिर इसकी जो टाइप्स मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, लेक्चर मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी भेजी हुई है, तो वहाँ से आप सुन सकते हैं, चैनल मेरे से देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है वो इसमें से भी देख सकते हैं, नोट्स जो मैंने आपको भेजे हैं। तो ये सवाल लाजमी इनमें से पूछा जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद है करिकुलम कोर्स और सिलेबस की डेफिनेशन, ये लाजमी पेपर में आएगी। करिकुलम कोर्स और सिलेबस के अंदर क्या डिफरेंस है,
विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ करिकुलम, इस तरह का सवाल आ जाएगा। 4 कंपोनेंट होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, तो उनमें से कोई एक आ जाएगा कि ये वाला नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है वो करिकुलम के जो हमारे कंपोनेंट के बाद हम इसकी करिकुलम की जो डेफिनीशन है, इसके साथ साथ इसकी इवेलुएशन क्या होती है करिकुलम की। ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो है करिकुलम का स्कोप है, प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़, प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़, प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस, इस तरह फाउंडेशंस हैं, फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, तो उनसे भी सवाल आ सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद करिकुलम की ना एक है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम डिज़ाइन होता है और एक होता है एक्टिविटी सेंटर्ड। एक नंबर का सवाल उधर से आएगा, एक नंबर का उधर से आएगा, या सिर्फ एक ही आएगा। ठीक है। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम की 5-6 खसूसियात हैं, वो भी नोट्स के अंदर आपको मैंने भेजी हुई हैं। इस तरह जो सब्जेक्ट सेंटर्ड है उसकी भी। बाकी ये कुछ टाइप्स हैं करिकुलम की, कोर, हिडन और नल, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और स्पाइरल करिकुलम। तो इनकी डेफिनेशन आप एक नज़र देख लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे 4 मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है करिकुलम के। टाबा मॉडल है, इस तरह टेलर मॉडल है, व्हीलर मॉडल है और लाटन मॉडल है। 1949, 1962, 1967 और 1978। तो ये 4 जो है इनके 49, 62, 67 और 1989, ये 4 इनके ईयर्स हैं। ये ईयर्स, इनके कंपोनेंट्स, ये आपने याद करने हैं, लाजमी ये पेपर में आ सकता है। उसके बाद जी करिकुलम चेंज क्या होता है और करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डिज़ाइन, इनकी डेफिनीशन। ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम चेंज और करिकुलम डिज़ाइन की डेफिनीशन। पाकिस्तान में स्कूल लेवल पे कौन सा इदारा है? NBCT करिकुलम विंग रिस्पॉन्सिबल है। हायर लेवल पे हमारा HEC है। तो इसी तरह हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम कब आया, उसके फेजेस कितने हैं, कितने इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी सवाल आपका पूछा जाएगा। आर्टिकल 25A क्या है, 18th अमेंडमेंट क्या होती है, ये कब आई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद है फ़िलासफ़ी, आपका ये एरिया ही नहीं है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। एजुकेशनल रिसर्च, रिसर्च में मैं आपको 6-7 एरियाज़ बता रहा हूँ, उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे रिसर्च की जो टाइप्स हैं। इसमें बहुत सारा कंटेंट है, आप उसको बेशक स्किप कर सकते हैं। जो मैंने नोट्स आपको भेजे थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च, बाय मेथड और बाय पर्पस, ये इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, इस तरह डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल क्या होती है, इन तीनों में से कोई सवाल आएगा। कंट्रोल क्या होता है, ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या होती है हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं इन तीनों के अंदर। अच्छा, बेसिक अप्लाइड और एक्शन रिसर्च, इनमें से एक सवाल लाजमी पेपर के अंदर आएगा, एक या दो। जी, ये दोबारा से रिपीट करें, एजुकेशनल रिसर्च वाला। मैं बता रहा था सर ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा बाद ये में? रिकॉर्डेड, आई थिंक आपको जो है ना ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग अभी लेक्चर के फ़ौरन बाद आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, मैं रिपीट चलें ये वाला कर देता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दूंगा। अच्छा, जो मैं बात बता रहा सॉरी था, जी जी, सर इसका कोई PDF मिलेगा सर आफ्टर दिस लेक्चर सर? यार PDF तो मैंने आपको भेजा हुआ है ना, वो नोट्स आपको हर चैप्टर के भेजे हुए नहीं है, वो इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में ये आपको ये कंटेंट लिस्ट में भेजता हूँ ना, तो जो नोट्स मैंने आपको भेजे हुए हैं ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे है। यानी हाँ, मेरी बात सुने ना, ऑब्जेक्टिव तो मैंने ऑब्जेक्टिव का पूछ रहे हैं, सब्जेक्टिव का यही ना सर कि ये जो लिस्ट है सर, ये जो आप जो कंटेंट जो दिखा रहे हैं सर, इसकी मैं बात करें सर। वो वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने आपको नोट्स भेजे हैं ना, हर रोज़ जो आपका चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ है उसमें आपको नोट्स मिलते नहीं रहे PDF में? मिल रहे सर, हाँ, वो तो मिल रहा है उनका सीक्वेंस यही है जो इस लिस्ट का है। यानी हाँ, उसमें जो टॉपिक्स है ना, इसी सीक्वेंस के अंदर हैं, जो इस आप कंटेंट लिस्ट इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें जो तरतीब है इसी तरतीब पे वो भी मौजूद है। तो वो ग्रुप के अंदर होंगे, अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किए तो वो कर लें, अभी अवेलेबल होंगे अभी भी। अच्छा, मैं बता रहा था हिस्टोरिकल पास्ट के लिए होती है, डिस्क्रिप्टिव करंट के लिए होती है, एक्सपेरिमेंटल फ्यूचर के लिए होती है। इन तीनों में से एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल आ सकते हैं। हाइपोथेसिस, अच्छा, बेसिक अप्लाइड और एक्शन रिसर्च, रिसर्च बाय मेथड और बाय पर्पस होती है ना। बाय मेथड में हम कहते हैं कि जो है वो हिस्टोरिकल है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है, कॉजल कंपैरेटिव है,
तो ये हमारी क्या कहलाती है, रिसर्च बाई मेथड होती है। बाई पर्पस, बेसिक, अप्लाइड और एक्शन है। तो बेसिक, अप्लाइड और एक्शन में से लाजमी पेपर में सवाल आएगा। बेसिक थ्योरी डेवलपमेंट के लिए होती है, अप्लाइड उस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए होती है, और एक्शन क्लासरूम रिसर्च को कहा जाता है। तो ये नोट्स के अंदर मौजूद हैं, सीक्वेंस में मौजूद हैं चीज़ें, वहाँ से आप देखेंगे। ये हो गई। अच्छा, इसके बाद मैं बता रहा था हाइपोथेसिस की डेफिनेशन, और हाइपोथेसिस की टाइप्स होती हैं। एक होता है रिसर्च अल्टरनेट हाइपोथेसिस, एक होता है नल हाइपोथेसिस। तो इन दो, इसके बाद जो अल्टरनेट या रिसर्च हाइपोथेसिस होता है ना, उसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक होता है डायरेक्शनल, एक होता है नॉन डायरेक्शनल। एग्जाम्पल के साथ आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह सैम्पलिंग है, तो सैम्पलिंग की रैंडम, नॉन रैंडम सैम्पलिंग की जितनी भी टाइप्स हैं आप सारी करेंगे। उनकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, नोट्स आपको दिए हुए हैं। बार बार ये नोट्स का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि शायद किसी ने डाउनलोड ना किया हो, पढ़ी ना हो, जहमत ना की हो, तो अब कर लीजिएगा। अभी भी आपके पास कोई टाइम है, 4-5 दिन, 6 दिन। अच्छा, सैम्पलिंग की सारी टाइप्स आप करेंगे। वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में से सवाल आता है। रैंडम, नॉन रैंडम सैम्पलिंग की डेफिनेशन आती है। टाइप 1, टाइप 2 एरर इस रिसर्च के अंदर ये आता है। अच्छा, रिसर्च टूल जो है ना वो कौन से होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च की क्या खूबी है, क्वांटिटेटिव की क्या है, इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्या डिफरेंस है, स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी। तो ये इसके अलावा मैं 1 मिनट देख भी लूँ। हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च क्या होती है। ठीक है जी। हाँ, मेजरमेंट स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो स्केल, यहाँ से एक सवाल आएगा आपका, इंशाल्लाह पक्का आएगा एक सवाल आपका जी। और उसके बाद जो है रिसर्च रिपोर्ट के कितने कंपोनेंट होते हैं, उसकी डेफिनेशन और उसके पार्ट जो है ना जी आपका सवाल आएगा। पी वैल्यू आप देखेंगे, आप में से जिसने एमफिल किया होगा उसको पता होगा। पी वैल्यू 0.05, इसका रिलेशन पूछा जाता है बाज़ औक़ात जो है वो इसमें कि पी वैल्यू जो है अगर 0.05 से लेस है तो हाइपोथेसिस नल है, या फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। ये सारा वहाँ पे लिखा होगा। कॉन्फिडेंस लेवल, इंटरवल, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा 95% होता है नॉर्मली। तो डाटा कितनी तरह का होता है, क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, इसकी एग्जांपल भी आपकी पूछी जा सकती है। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका एरिया है। इसमें सबसे पहले तो एजुकेशनल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी की डेफिनेशन या एरियाज़ पूछे जाते हैं। फर्स्ट इरा इसमें साइकोलॉजी की क्या समझा जाता था, सेकंड इरा, थर्ड इरा, और करंटली साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर का नाम है। तो ये जो है आ सकता है आपका। ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशन, सेफेलोकॉर्डल या प्रोक्सिमोडिस्टल ग्रोथ जो होती है हेड से, यानी इंसान जब बच्चा छोटा होता है ना तो कद में भी इजाफा होता है, मोटाई में भी इजाफा होता है। तो जो कद में इजाफा है ना, हेड टू टेल, इसको सेफेलोकॉर्डल, सेफेलो हेड को कहते हैं, कॉर्डल टेल को कहते हैं, इसको बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल जो है एक्सटेंशन या डेवलपमेंट। दूसरी होती है प्रोक्सिमोडिस्टल, सेंटर से आउटवर्ड जो है, जो हमारे जिस्म के अंदर मोटाई में इजाफा। ये सवाल पेपर में कई दफ़ा आ चुका है। तो इसी तरह जो स्टेजेस होती हैं इसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट की, पैदाइश से लेकर डेथ तक, प्री नेटल, फिर जो है पोस्ट नेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, तो ये स्टेजेस भी आप देखेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म की डेफिनेशन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप डेफिनेशन कर लें। पहली साइकोलॉजिकल लैब और साइकोलॉजिकल बुक किसने लिखी है, विलहेल्म वुंट ने लिखी है। ठीक है जी। किड ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे। ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जितने हैं ना इनकी डेफिनेशन आप याद करेंगे लाजमी। स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, बिहेवियरिज्म है, हर एक का अपना मानना है। तो इनकी डेफिनेशन जो है ना मेन पहली 2 लाइंस ना नोट्स के अंदर, अगर आप ज़्यादा आपके पास परेशानी हो तो पहली 2 लाइंस आपने इन सब की लाजमी याद करनी है। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, इसी तरह एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 नंबर का सवाल भी आ जाते हैं। एक ही पेज के ऊपर ये थ्योरी होगी, आपके नोट्स में 2 पेजेस होंगे या 3, तो 2 से 3 नंबर का सवाल इसमें लाजमी आता है। इसी के साथ जुड़ी हुई है असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो इसकी स्टेजेस कितनी हैं, इस स्टेजेस की खसूसियत पूछी जाती हैं आम तौर पर। इसी तरह जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, और स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, MQ का कॉन्सेप्ट है जो वाइगोस्की ने दिया था। तो ये 3 डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी लर्निंग किसने दी है, और इसकी डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, ब्रूनर वाली। सोशल लर्निंग या लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन, बंडोरा की वोपोडोल एक्सपेरिमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है और इसकी कितनी स्टेजेस हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ब्रॉनफर्ड बर्नर इकोलॉजिकल थ्योरी जो 5 सिस्टम है, माइक्रो, मीज़ो, क्रोनो, एक्सो और सिस्टम, इन ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जी और क्या है जी,
हाँ, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है? क्लासिकल पैवलोव ने, ऑपरेंट स्किनर ने। तो आगे इसमें जो स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, वो जो बेल वाले एक्सपेरिमेंट हैं, आप में से जिन्होंने लेक्चर सुने होंगे तो आई थिंक उनको क्लियर हो गया होगा। तो स्टिमुलस इसमें क्या होता है, बेल होता है या डॉग उसमें मीट है, सलाइवा है, क्या है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रीइंफोर्समेंट क्या होती है, लर्न हेल्पलेसनेस और ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है? लॉज ऑफ लर्निंग आप पहले पढ़ चुके हैं। थ्योरी ऑफ कंडीशंस ऑफ लर्निंग जो है ये रॉबर्ट कैगन की थ्योरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हायरार्की ऑफ नीड्स किसने दी है? ये कई दफ़ा आ चुके हैं पेपर में। मैस्लो की थ्योरी है, इसके लेवल्स क्या होते हैं, पहली नीड क्या है, पाँचवीं नीड क्या है, तीसरी क्या है, इस तरह से सवाल आ सकता है। इसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टू फैक्टर थ्योरी, मोटिवेशन हाइजीन की टू फैक्टर थ्योरी, ये इम्पोर्टेंट है। मेमोरी की टाइप्स जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। अब मेमोरी की टाइप्स जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी जिसे हम दूसरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी है और लॉन्ग टर्म मेमोरी है। तो ये तीन जो है ये टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आप देखेंगे। इंटेलिजेंस की थ्योरी तो आप पहले पढ़ चुके हैं। और उसके बाद मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी आउसबेल ने दी है, ये इंपॉर्टेंट है बस जी। उसके बाद है जी मैनेजमेंट, एजुकेशनल मैनेजमेंट। एजुकेशनल मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछी जाती है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन है या मैनेजमेंट है। तो जो जहाँ पे बात होगी ना वर्क डन बाय या थ्रू अदर्स, तो वो मैनेजमेंट होगी, याद रखिएगा। तो टाइम इतना नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको ज़रूर जो है वो इस पर एक दो घंटे का अगर लेक्चर दे देता तो इंशाल्लाह चले। बहरहाल आप लोग जो है वो क्विक रिव्यूज़ लाजमी देख लेंगे। वो बेसिकली उस पर भी मैंने यही चीज़ें जो अभी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ना, सिवाय आई थिंक रिसर्च के बाकी सारे चैप्टर उसमें इंक्लूड हैं आपके, उस पर मेरे वो शॉर्ट जो क्विक रिव्यूज़ हैं वो मैंने पूरे चैप्टर को 1 घंटे में डिस्कस किया हुआ है। जैसे अभी हम पूरे कोर्स को कर रहे हैं उस तरह 1 घंटे के अंदर वो मैंने लिंक भेजे थे, अगर जिसने उसको पढ़ा है, खोल के देखा है, तो उन्होंने जो है उसमें गो थ्रू हुए हैं तो इंशाल्लाह उनको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। जो नहीं हुए तो टोटल 5-6 घंटे के लेक्चर हैं, वो जो है कोशिश करें टाइम निकाल के ऑडियो डाउनलोड कर लें उनकी और उनको सुन लें। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कॉर्प सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। मैनेजमेंट के 3 रोल्स हैं, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल रोल हैं, स्किल्स हैं, टेक्निकल, ह्यूमन और कॉन्सेप्चुअल, ये इंपॉर्टेंट है। एक सवाल इस थियरी में से लाजमी आएगा, एक्स वाई और जी थियरी में से लाजमी सवाल आएगा। साइंटिफिक और ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी है, ये सवाल आएगा। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी है, ये सवाल भी लाजमी पेपर के अंदर पूछा जाएगा। और उसके बाद एजुकेशनल प्लानिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ प्लान क्या है, लॉन्ग टर्म, स्ट्रेटेजिक, ये प्लान क्या होते हैं, ठीक है। लीडर क्या होता है, लीडर की डेफिनेशन, लीडर की क्वालिटीज़ में से कोई सवाल। ग्रेट मैन थ्योरी क्या कहती है, ट्रेड थ्योरी क्या कहती है, बिग 5 ट्रेड, इसको क्वेश्चन से हम मेंशन करते हैं। तो ग्रेट मैन थ्योरी कहती है लीडर्स आर बॉर्न, ट्रेड थ्योरी कहती है बोथ बॉर्न एंड मेड, तो ये जो है वो थॉमस कार्लाइल ने दी है ग्रेट मैन थ्योरी, जबकि ट्रेड थ्योरी जो है वो गॉर्डन एल्पोर्ट की है। उसके बाद ये सिचुएशनल थ्योरी किसने दी है, रोम एंड यटन की है, हर्से ब्लैंकर्ट की थ्योरी है, फिडलर की कंटीजेंसी थ्योरी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जी बस यहाँ पे लीव रूल्स जो है ये इम्पोर्टेंट इतने नहीं हैं, आपके अपने उसमें से शायद पूछे जाएं। अच्छा, उसके बाद है क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट के कंपोनेंट क्या होते हैं, एक सेकंड प्लीज़, मैं दोबारा इसको ओपन कर लूँ। ये शो हो रहा है आपको पेज? नहीं सर। अच्छा, 1 मिनट, चलिए मैं दोबारा डिस्प्ले। अच्छा, ये जिन जिन लोगों के पेपर होते जाएंगे तो वो प्लीज़ जो है ना वो अपने क्वेश्चन लाजमी शेयर करेंगे, मुझे इनबॉक्स करेंगे, इनबॉक्स ग्रुप में नहीं भेजेंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन आपको याद होंगे, स्टेटमेंट कोशिश करना है कि स्टेटमेंट आपने
बेशक आप जो है वो 20 स्टेटमेंट याद करें, लेकिन एग्जैक्ट स्टेटमेंट हो ताकि फिर हम उसके सही जवाब तक पहुंच सकें। उसकी वजह यह है कि फिर आपको इंशाल्लाह ताला मैं आंसर की सावधानी मैंने प्रोवाइड करनी है, तो जिस तरह की स्टेटमेंट आप देंगे मैं उस स्टेटमेंट के मुताबिक आपको उसकी आंसर की आपके पेपर की तैयार करके दूंगा। तो होता तो ऐसे ही है कि कहीं ना कहीं से वो पेपर जो है उसकी फ़ोटो मिल जाती है, तो अल्लाह करेंगे इंशाल्लाह कि कोई फ़ोटो हमें अगर मिल जाएगी तो वो तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा उसकी आंसर की डिज़ाइन करना। बट इन केस अगर नहीं मिलती तो आप सब जो है वो जिसका जिस डेट को पेपर है वो कोशिश करेगा कि जितना जो है ना वो उसको हो सके मैक्सिमम जो या तो वो लिख के ले आए कहीं पे स्लिप वगैरह पे, अदरवाइज़ वो जो है ना फ़ौरन पेपर के फ़ौरन बाद क्वेश्चन अपने उसमें चैट में टाइप करके मुझे जो है वो इनबॉक्स कर देंगे, ताकि मैं मेरे पास फिर आते जाएंगे तो मैं उनको सेव करता जाऊंगा। ग्रुप वाली चैट फिर कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं। अच्छा मैं ये दोबारा इसको डिस्प्ले करता हूँ, एक सेकंड सिर्फ। क्लासरूम मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे। क्लासरूम मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। अब इसके जो कंपोनेंट हैं ये पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह क्लासरूम मैनेजमेंट की कुछ थ्योरीज़ हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट में टाइम को, स्पेस को, एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज किया जाता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या होता है, इसके तो मैंने आपको नोट्स जो है वो वर्ड वाले भेजे थे। तो ये है भी सबसे शॉर्टेस्ट चैप्टर है आपका, तो इसको एक नज़र आप देख लेंगे। एक मिनट, ये डिस्प्ले हो रही है, उम्मीद है अब हो जाएगी। माइक किसी का ऑन है, ये प्लीज़ माइक अपना ऑफ कर दें। जी, ये किसी को शो हो रही है जी कंटेंट लिस्ट? जी सर शो हो रहा है। अच्छा, कोवर्ट मैनेजमेंट ओवर्ट मैनेजमेंट का डिफरेंस, डायमेंशन 4 होती हैं। मैनेजमेंट के स्टाइल जो है वो हमारे पास कितने होते हैं जी? 5 बेसिक स्टाइल्स हैं ना हमारे पास मैनेजमेंट में, कि क्लासरूम मैनेजमेंट के, तो वो आप देखेंगे। क्लासरूम की बिहेवियर मॉडिफिक, माइक किसी का ऑन है प्लीज़ ऑफ कर दें, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। कॉर्पोरल पनिशमेंट और इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम फ्लैंडर ने दिया, ये क्या होता है? और ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट थीरीज़ हैं। कंडूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्या होता है ये आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो इसमें सबसे पहले दार अरकम का, सुफ़ा का पूछा जाता है। दार अरकम पहला इस्लामिक स्कूल था, सुफ़ा पहली हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी जो हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफ़ा जो है वो उसमें इनकी बुनियाद रखी थी। दार अरकम आई थिंक मक्का में था और सुफ़ा जो है वो मदीना में थी, आई थिंक सो। तो इस तरह पहली जो रेवोल्यूशन थी वही थी इकरा, जो है सूरह अलग की पहली 5 आयात नाजिल हुई थी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताबों का पूछा जाता है अक्सर, इब्न खुल्दून की किताबों का पूछा जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान की जो फाउंडेशंस है, साइंटिफिक सोसाइटी है, या फिर मोहम्मदन एजुकेशनल काउंसिल है, या इनका MAO हाई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की डेट वगैरह पूछी जाती हैं। ये ग्रीक वाला आप जो है वो इनके नाम आप याद करेंगे और देखेंगे। सोक्रेट जो है ना वो उस्ताद थे प्लेटो के, प्लेटो उस्ताद थे अरिस्टोटल के, और ये अलेक्जेंडर के थे। बाकी ये वेस्टर्न में आई थिंक सो कि पेपर में सवाल नहीं आएगा, लेकिन आप जो है ये 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, या आप जान लें। जो एक्टिविटी बेस्ड मेथड है ये जॉन डेवी ने दिया हुआ है, और जो पेस्टालोजी हैं ये टीचर ट्रेनिंग के फादर हैं। एक्टिविटी बेस्ड मेथड जो है ना ये करिकुलम, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम या एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड जितने भी हैं उनके फाउंडिंग फादर जो है वो जॉन डेवी हैं। अमेरिकन एजुकेशन के फाउंडिंग फादर हॉरेस मैन है। इसी तरह पेस्टालोजी जो है वो फादर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन है, यानी जो टीचर ट्रेनिंग है ना ये इसके फादर माने जाते हैं। रोसो जो है नेगेटिव एजुकेशन के फादर हैं। फ्रोबल जो है वो किंडरगार्टन के फादर हैं। जॉन लॉक टेबुला रासा के फादर हैं। हर्बर्ट जो है ये लेसन प्लानिंग के फादर हैं, और डॉक्टर मारिया मंटेसरी जो है ये इसी एजुकेशन की फ़ादर क्या मानी जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी ये हमारे जो है वो चार्टर एक्ट 1813, इसी तरह जो है वो चार्टर एक्ट जो दूसरा आया था 1833 में, मैकॉले रिपोर्ट 35 में आई, वुड डिस्पैच 1854 में, और हंटर कमीशन या इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 में, DPI जो है ये 1956 में। तो ये इम्पोर्टेंट है। सार्जेंट रिपोर्ट
इस तरह देवबंद मूवमेंट 1867 में, अंजुमन हिमायत इस्लाम 1884 में, नदवतुल उलमा 1894 या 94 में बना था, फंक्शनल 98 में हुआ था, जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में। तो ये जो है इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं, ये आपने याद कर लेने। अब आ जाते हैं हम जी एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान पे। पहली से लेकर 2017 तक कॉन्फ्रेंस किस साल में हुई, उसको प्रेजेंट किसने किया था, ये इम्पोर्टेंट है। अक्सर जो है ना वो पेपर में सवाल आता है कि जी पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुई, कहाँ हुई, किसने प्रेजेंट की, दूसरी कमीशन किसने प्रेजेंट किया। जी जी आवाज़ ब्रेक हो रही है। स्क्रीन नहीं हो रहे हैं सर, क्या नहीं हो रही? ब्लैंक आ रही है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर। अच्छा, आप ना रीजॉइन कर लें, आप इस तरह करें, एक दफ़ा लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें, फिर शो हो जाएगी। अच्छा, हमारा पहला पहली कॉन्फ्रेंस थी, फिर हमारा पहला 5 ईयर प्लान आया 1951 से 57, ये प्लान नाकाम हुआ। फिर 8 5 साल मंसूबे आए हैं। 1900 पहला जो था वो 55 से 60 था, 60 से 65, 65 से 66 से 70, 71 से 75, आगे 78, ये 75 से 78 तक 3 साल का गैप था। फिर 78 से 83, 83 से 88, 88 से 92, 93 से 98। तो ये जो है वो 8 5 ईयर प्लान आए। फिर अब इन 5 ईयर प्लान का नाम चेंज करके MTDF रख दिए गए, मिलीनियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। तो ये 98 से 2003, 2003 से ऑनवर्ड अब तक जो है हर 5 साल के बाद जो प्लान हमारे चल रहे हैं उनको मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क कहा जाता है, MTDF। फिर कमीशन आया। इनकी जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं ना वो आपने जो है वो देख लेने हैं, जो की फ़ीचर हैं, इम्पोर्टेंट फ़ीचर हैं, सारे नहीं, ठीक है। तो जैसे टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है इसमें बना, टेक्निकल एजुकेशन 1947 में आई, एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट 1970 की पॉलिसी में सेपरेट, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना सब्जेक्ट एजुकेशन का, ये पहली मरतबा 1970 की पॉलिसी में आया था, ठीक है जी। फिर 8 कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये भी मैंने आपको भेज दी हुई हैं। फिर जो है ये पॉलिसीज़ आप एक नज़र सारी देख लेंगे, इनके फाउंडर्स आप देख लेंगे कौन कौन है। लिटरेसी रेट आपसे पूछा जाएगा, 100% कन्फर्म है इंशाअल्लाह ताला कि लिटरेसी रेट का सवाल आएगा। 62.8% हमारा मौजूदा लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का, 63 लिखा आ सकता है। जी जी सर जी 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 सर ये 2023 का पूछा जाएगा या 22 का पूछा जाएगा सर, ये लिटरेसी रेट? जी लिटरेसी रेट 2023 का पूछा जाएगा या 22 का पूछा जाएगा? लिटरेसी रेट ना जो हमारा नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है ना वो 22-23 की आई हुई है रिपोर्ट। जी जी सर। उसमें 22 हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं बताता हूँ। 22 का पूछा जाए 63 है, 23 का पूछा जाए 63 है, 2017 क्या पूछा जाए 58। जो करंटली गूगल पे हमने सर्च किया तो वहाँ पर 58 है सर। उसको छोड़ें गूगल को छोड़ दें, गोली मारे, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुने। अगर पूछा जाए 17 की पॉलिसी का तो 58% है, कितना है 58%। 2017, 18, 19, 20 तक का पूछा जाए 58% दुरुस्त जवाब है। 2022 या 23 या करंट पूछा जाए तो 62.8 या 63% करेक्ट जवाब है इसका, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। प्रोविंसेस का मुझे अब याद नहीं है कितना कितना है, वो आप मैंने जो भेजा ना आपको, ये लास्ट नोट्स जो भेजे ना गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाले, इसके अंदर एक हेडिंग होगी नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के नाम से, उस हेडिंग के अंदर जो लिटरेसी रेट लिखे हुए वो आप याद कर लें, ठीक है। लास्ट चैप्टर जो जिसकी मैंने परसों था ना, हाँ परसों मैंने आपको जो नोट्स भेजे हैं ना आखिरी चैप्टर गाइडेंस के नाम से, तो उसमें ये लिटरेसी रेट लिखे हुए हैं। अच्छा जी, बाकी ये कुछ आर्टिकल एक्ट्स और आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 37 है कॉर्पोरल पनिशमेंट से रिलेटेड है, आर्टिकल 25A है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से रिलेटेड, ये आप देख लेंगे। विजन 2025 जो है इसका ड्यूरेशन आप देख लेंगे। न्यास मैंने बता दिया है, ये HEC ये छोड़ें आप। उसके बाद है ट्रांसजेंडर स्कूल पैरा जो है वो 2019 में पाकिस्तान के अंदर बना। AIOU का पूरा नाम क्या है, ये प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन, ये कब बनाए गए थे, ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ये 1960 में बने आई थिंक, PITE। और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन 2002 में बनी। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च जो है
ये क्या होते हैं ये PMIO को आप छोड़ दें, इनकी ड्यूरेशन जो है आप देख लेंगे। उसके बाद ये जो करंट एजुकेशनल स्कीम्स हैं, ये जो मैंने आपको कल गाइडेंस और काउंसलिंग वाला भेजा है ना, तो उसके अंदर ये हैं, ठीक है। ये जो अभी आप सवाल पूछ रहे थे ना, ये लिखा हुआ है नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, तो इस हेडिंग से ना वो होगा, वहाँ से आप देख लेंगे, ठीक है जी। गाइडेंस ऑन काउंसलिंग की डेफिनेशन और इनका डिफरेंस आप देख लेंगे। MDGs और SDGs का डिफरेंस आ सकता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन आ सकती है, ISCED के जो क्लासिफिकेशन है इनमें से सवाल आ सकता है, और एंड पे जो है ये कुछ हमारे मूक्स मूडल हैं, कम्युनिकेशन और उसकी टाइप्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लिटरेसी और इसकी टाइप्स हैं। ये मैंने आपको नोट्स में भेज दिए, जो आखिरी नोट्स हैं वो इन दोनों चैप्टर्स का कम्बिनेशन थे। तो ये जो मुझे जो लग रहा है ना कि जो एरियाज़ में आपको बताए हैं, में भी कुछ मेरे जहन से निकल गए हों, तो अल्लाह ताला की ज़ात पे मुझे कामिल यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मैंने खुलूस नीयत के साथ आपको ये बताए हैं, तो इंशाअल्लाह इसमें बरकत भी होगी और इंशाअल्लाह ताला इसमें बहुत सारे एरियाज़ जो है वो आपके पेपर में आएंगे। बाकी जो मैंने आपको पास पेपर भेजे हैं, कुछ हो सकता है मैं आपको आखिरी 2 दिन में कुछ मॉडल पेपर्स भेज दूँ, तो उनमें से भी आप जो चीज़ें इंशाअल्लाह ताला देखेंगे ना इंशाअल्लाह, तो वो आपके पेपर में बहुत हद तक आपको सपोर्ट करेंगी। तो ये मैंने जो कुछ आपसे शेयर करना था कर दिया है। लाइव सेशन में रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। अब आपके जो भी क्वेश्चन है आप 1 बाय 1 पूछते जाएंगे, मैं आंसर करता जाऊँगा। इसके अलावा ग्रुप आपका ओपन होता है, किसी भी वक्त किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है, आपको कन्फ्यूजन है, आप सर्च ना करें, आप डायरेक्ट जो है मुझे मेंशन करें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। आप अपना वक्त बचाएं और अपनी तैयारी पे फोकस करें, बजाय इसके कि आप एक चीज़ की डेफिनेशन 15 जगहों पे सर्च करें और आपको फिर भी समझ ना आए। जैसे लिटरेसी रेट, बड़ी कन्फ्यूजन है मुझे कहीं से। आप सारे जो है ना, वो जितने 30-35 हैं मेरे पास स्टूडेंट, आप सारे गूगल पे सर्च करें, आप यकीन करें आपको 30-35 मुख्तलिफ रेट्स मिलेंगे। तो इस तरह की चीज़ें मेरे होने का मकसद यही है कि मैं आपको जितना हो सके फैसिलिटेट करूं। तो मैं हाज़िर हूं जी, जितना टाइम आपका रहता है। मैंने तो पहले दिन ही कहा था, जहां पे मेरी हेल्प की ज़रूरत है आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि मैं आपको 20 दिन के अंदर किसी ऐसे टेक्निकल फार्मूले से चीज़ें पढ़ा नहीं सकता था। जो मेरे रेगुलर सेशन के स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने तकरीबन 80% डेली 1 घंटे का हमारा लेक्चर होता है, तो उसमें जो है वो कवर कर लिया हुआ है। तकरीबन ऑलमोस्ट उनका सिलेबस मैंने कवर करा दिया, शायद कोई 1 आध चैप्टर उनका रहता होगा, तो उनके लेक्चर्स भी मैंने उनको भेज दिए थे। अब आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप लोग पूछें प्लीज़, मैं हाजिर हूँ रिस्पॉन्ड करने के लिए। जी सर, ये ICT इन एजुकेशन, ये भी पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन में शामिल है नहीं सर? ये इसमें शामिल नहीं है, ना ही मैंने ये नोट्स के अंदर भेजा है। इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने नोट्स के अंदर, गाइडेंस वाले नोट्स में भेज दी हैं आपको, इसको आप स्किप करें। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, और जी किसी मेल फीमेल को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछें। सर ये एजुकेशन पॉलिसी 1970 जो थी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, एजुकेशन सब्जेक्ट इसमें फिर कैसे आया था? रिकमेंडेशन की बात है ना? अच्छा, सिर्फ रिकमेंडेशन हुई हाँ थी, जी, इम्प्लीमेंट नहीं हुई। हाँ, रिकमेंडेशन 1970 की पॉलिसी में आई थी, और ये पंजाब के एक पेपर में सवाल आया भी था जी। अच्छा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी पॉलिसी है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हर एक चीज़ वहाँ पे रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश की गई है कि इस पॉलिसी में ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट होना लाजमी नहीं है, लिखी हुई हर बात का मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। कुछ इम्प्लीमेंट होती हैं, कुछ नहीं होती। अब देखें UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 47 में रिकमेंड हुआ, नहीं बना, 59 में हुआ, नहीं बना, 70 में हुआ, नहीं बना, 72 में रिकमेंड हुआ, बना है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको आजकल हम HEC बोलते हैं। तो ये चीज़ें इस तरह से हैं जी। कोई और सवाल जी?